अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ और आपका और मेरा साथ रहेगा हर सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक, हर पीर से जुमे तक। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने शो में इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं सियासी गहमा गहमी जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क भर के तूफानी दौरे पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग ने भी अपनी कमर कस ली है और मैदान में उतरी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो अपनी बका की फिक्र में इस वक्त पड़े हुए हैं। मुल्क की आला तरीन अदालतों में अहम मुकदमात भी इस वक्त ज़ेर समाअत है, जो सियासी कशमकश और रस्सा कशी को मजीद जो है वो दिलचस्प बना रहे हैं। अच्छा, ये इक़्तिदार का जो ताज है ये किसके सर सजेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुल्क का 23वां वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये सब सवालात ना सिर्फ आवाम बल्कि सियासी रहनुमाओं के ज़हनों पर बिछाए हुए हैं। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों का दावा है कि अगली बारी फिर उनकी होगी। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक अहम बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं कि नवाज शरीफ के बयान जो उन्होंने दिया है वो क्या है। मुल्क व कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। इंतकाम ना सही, मुझे इंतकाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं जाती तौर पे मैं किसी को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जो कौम जिन्होंने कौम के ख़िलाफ़ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी। इंशाअल्लाह JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपने देखी। इस स्टेटमेंट पर और सुप्रीम कोर्ट के दाम पर सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ काफ़ी पुरुमीद हैं कि आम इंतखाबात में अवामी JIT उनके हक़ में फ़ैसला देगी। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ के इस एतमाद के पीछे क्या वजह है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उनके हक़ में फ़ैसला देगी, उन्होंने तो JIT की बात की है। अब वो ये JIT ज़रूरी तो नहीं कि उनके हक़ में फ़ैसला दें, अवाम उनके हक़ में फ़ैसला दें। अवामी JIT ज़रूरी तो नहीं उनके हक़ में फ़ैसला दें। अवामी JIT वो है जो इलेक्शंस के बाद जो लोग वोट डालने जाएंगे और जिनको वोट डालेंगे वो उनके हवाले से बात कर रहे हैं। JIT तो बनी थी ना, अदालतों में बनी थी, तो वो अवाम की JIT की बात कर रहे हैं कि अवाम की एक JIT बनेगी और वो फैसले करेगी। और देखें, ये बात बड़ी ज़रूरी है, मुझे इतनी बात कहने का मौका दें कि ये बात है क्या। मसलन मौजूदा चीफ जस्टिस अगले साल या अक्टूबर नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह जो चीफ जस्टिस आएंगे वही चीफ जस्टिस हैं जो इस सारे मामले में मुलव्वस हैं, जिसका हवाला नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। अब बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें एक हुकूमत बन भी जाती है और जिस तरह आप कह रहे हो कि मुमकिन तौर पर हुकूमत गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, तो जिस जज ने ये मैंने नहीं कहा मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में जो रोल, नहीं मेरी बात सुन लें आप, जिस जज ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में जो फैसले किए और जो उसने उसका रोल था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, तो क्या उसके रवैये में कोई तब्दीली आएगी अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? नहीं आएगी। तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहता है कि जो नुकसान हुआ उस पर बात करनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके बारे में हमें तय करना चाहिए। उनको सज़ा मिलती है नहीं मिलती ये अलग डिबेट है, लेकिन ये मसला तो तय होना कि हुआ क्या पिछले 5 साल से जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है, उसमें अदालतों का रोल क्या है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा और इसका फ़ैसला करना पड़ेगा, वरना ये मसला तो कभी हल नहीं होगा और आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। पर इसकी हुकूमत आ भी जाती है और चीफ जस्टिस ये साहब होते हैं, यादुल हसन साहब होते हैं, तो फिर देखें क्या सूरत हाल होगी और वो हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी। वो अदालतों का फैसला करती रहेगी, सारा दिन अदालतों में पेशियाँ भुगतती रहेगी, मुख्तलिफ पटिशन उनके ख़िलाफ़ आएंगी, उनका मुकाबला करेगी या आवाम के लिए कुछ करेगी। आज देख लें, इलेक्शन से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन कल रात एक दरख्वास्त दे दी गई है कि जो ROs और DROs अनाउंस किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने, उनको रोक दिया जाए। अब बताएं, ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं इन पर हमें बात तो करनी चाहिए
और इसकी वजूहात को समझने चाहिए कि ये जो मामला आगे जा रहा होता है उसके रास्ते में रुकावटें क्यों पड़ती हैं। और अगर हम रुकावटों डालने वालों को बिल्कुल ही ना पूछें तो फिर इट इज़ ए फ्री फॉर ऑल। देन फिर हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अवाम के लिए। अवाम के लिए तब ही कोई भलाई का रास्ता हो सकता है कि एक निज़ाम हो, निज़ाम चलता रहे, पार्लियामेंट डिलीवर करे। अगर पार्लियामेंट की उम्र ही 3 साल होनी है और 4 साल होनी है और यहाँ पे आमर जो आए 10-10 साल हुकूमत करके गए और आप मुंतखब लोगों को मौका ही आप 3-4 साल के लिए देंगे तो अवाम के लिए क्या हो सकता है? ये है वो सवाल जिसका जवाब चाहिए। खा ये सवाल मियाँ नवाज शरीफ करे, खा ये सवाल आसिफ ज़रदारी करे, खा ये सवाल इमरान करे, पर ये सवाल का जवाब तो देना है ना कि क्यों नहीं पार्लियामेंट को काम करने दिया जाता, क्यों नहीं इन लोगों को मौका दिया जाता कि अवाम की खिदमत करें। वो अच्छे हैं या बुरे हैं तब हम फैसला करेंगे, आप पहले उनको मौका तो पूरा दें। अगर आप उनको रोज़ कोई नए मसाइल में उलझा देंगे तो वो कैसे अवाम की खिदमत कर सकते हैं? ये है वो सवाल जो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने ये उठाया और मैं समझता हूँ इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो भी छोटे मोटे मसलों के लिए कहीं और रुख ना करें। उनको भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी जरूर हो। जैसे हमने पिछले दिनों देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी उनके चेयरमैन कभी कुछ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं जो, तो उनको नहीं चाहिए, तमाम तरह पॉलिटिकल जमातों को नहीं चाहिए कि साथ बैठ के बात करें। इतने तो मेच्योर हैं, उनकी इतनी सियासी उम्रें तो हो गई हैं, वैसे तो उम्रें उनकी काफ़ी हैं। देखिए आपकी बात ठीक है, अगर उनकी मेच्योरिटी होती तो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा था इमरान खान को कि आओ बैठ के हम पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल को हल करने के लिए मिल के फैसले करें, तो उसने कहा था कि मैं तुम चोरों से बात नहीं करता। और कितने अफसोस की बात है, क्या जो अपोजिशन के मेंबर्स जो बैठे थे पार्लियामेंट वो सारे चोर थे? ये रवैया भी तो सोचना चाहिए ना उस पार्टी के रहनुमा को। फिर उस पार्टी के रहनुमा ने असेंबली छोड़ दी। अब देखें, सबसे ज़्यादा बेहतर अपोजिशन आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर सकते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद थी। और अगर उस वक्त जो हुकूमत आई थी अगर वो गलत काम कर रही थी या वो करना चाहती थी और उसको रोकने के लिए सबसे बेहतर रास्ता उस पार्टी के पास ये था कि वो पार्लियामेंट में खड़ी रहती। लेकिन न सिर्फ वो पार्लियामेंट से बाहर चली गई बल्कि उसने 2 पार्लियामेंटों को तोड़वा दिया। अब इससे उनके अज़ाइम का इल्म होता है कि क्या वो जमहूरी रवैयों में यकीन रखते ही नहीं रखते। अगर आप मुल्क में आगे जाना चाहते हैं तो सबको बैठ के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए एक मुश्तरका लाएअमल बनाना होगा, वरना पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारी महंगाई बढ़ रही है, हम बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़तरे गुर्बत से रोज़ लोग जो है नीचे जा रहे हैं। अब जो लोग 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं मुझे बताएं वो कैसे गुजारा कर सकते हैं और उनको रिलीफ कैसे मिल सकता है? उनको रिलीफ ऐसे मिल सकता है कि सियासी पार्टियाँ इस इशू पे बात करें। इस पे बात करने को तैयार नहीं है। हम सुबह प्रोग्राम शुरू करते हैं सियासी पार्टियों के नाम से और रात 12 बजे तक हम सियासी पार्टियों में बात करते हैं जो कि गैर जमहूरी इकदाम उठाती रही हैं और जो उनका एटीट्यूड रहा है उनको मत आने दे इस बार, क्योंकि अगर जमहूरियत है तो सब कुछ है, हमारी बका भी इसमें है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो एक और जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो उनके साथ जो हुआ उसका हिसाब होना ज़रूरी है। तो ये जो उनका इशारा था ये किस जानिब आपको महसूस होता है, वो किसे कसूरवार ठहरा रहे हैं? देखिए, इंतकाम और चीज़ है और कसूरवार ठहराना और चीज़ है। वो जो कसूरवार ठहरा रहे हैं वो अकेले कसूरवार किसी को ठहरा नहीं सकते। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जाए जिसमें जो लोगों से गलतियाँ हुई आके अपनी माफ़ी मांग लें। इसमें किसी को कुछ सज़ाए मौत नहीं देनी, किसी को सारी उम्र की कैद नहीं देनी। ये एक रियलाइजेशन की बात है, जितनी जल्दी ये रियलाइजेशन हो जाए उतना अच्छा है। मैंने आपको बताया कि आइंदा मतलब अगले साल के नवंबर के बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे वो वही चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में जो रोल प्ले किया है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो तारीख का हिस्सा है। तो फिर उन उलझनों से बचने के लिए आज बैठ के बात तो करनी पड़ेगी कि तरीक़ाकार क्या हो और कैसे आइंदा के लिए इन चीज़ों को रोका जाए। माजी में जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाएं, लेकिन उस गलतियों का एतराफ़ तो करना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है और मैं नहीं मानता तो मैं ज़्यादती करता हूँ, मेरे से गलती होती है, अगर मैं एतराफ़ कर लूँ तो फिर मैं आगे जा सकता हूँ। अगर मैं अड़ जाऊँ कि नहीं मैंने गलती भी नहीं की और आइंदा ये मतवक्को हो कि फिर मैं वही गलती करूँगा, तो ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल मूव ऑन करने में बड़ा मसला। लेकिन अच्छा आपको इफ्तिखार साहब याद है
आज से सिर्फ ज़्यादा दूर भी नहीं, 2 साल पहले की बात है कि हर जो जुमे का दिन होता था वो मुस्लिम लीग नून के लिए बुरा समझा जाता था, क्योंकि उस दिन कोई ना कोई इनके इस केस की समाअत हो रही होती थी और वहाँ पे वो पकड़े भी जाते थे। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, जैसे वो अपने केसेस भी जो है वो जीत रहे हैं और बाइज्जत बरी भी हो रहे हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई कवी इम्कानात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए पैदा हो रहे हैं कि वो वजारत उसमें आगे से जाके अगर वो जीतते हैं तो चार्ज संभालें? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट अगर है, मुझे तो अभी तक इंतखाबी मुहिम कहीं पे नज़र नहीं आती। आपने अपने इंट्रो में बात की उसमें आसिफ ज़रदारी के बेटे बिलावल के हवाले से। उसने खैबर पख्तूनख्वा में दौरा किया और ख़ास और उस दौरा भी उसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किया जो 1970 से उनके पास है, चित्राल वाली, जहाँ पे बेगम नुसरत भुट्टो मुंतखब हुई थी। बहुत बड़ी बात थी 1970 में चित्राल से किसी खातून का मेंबर इलेक्ट होना, बहुत बड़ी बात है उस माहौल में और उस किस्म के समाजी ढांचे के अंदर। तो उन्होंने उस इलाके में जो उनके इलाके अपर दी लोड दी वहाँ पे जाके काम किया और अपने पार्टी वर्कर्स को इकट्ठा करने की कोशिश की है, पॉजिटिव है। और मैं और कोई एक्टिविटी नहीं देख रहा, तो मैं कोई सिंध में एक्टिविटी देख रहा हूँ, ना बलूचिस्तान में मैं एक्टिविटी देख रहा हूँ, ना ही पंजाब में कोई एक्टिविटी ऐसी होती नज़र आ रही है। और आज एक नई बात हो गई है कि जो अनाउंस किए थे इलेक्शन कमीशन ने RO और DRO, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त चली गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनकी तैनाती पर अमल दरामद रोक दिया जाए। तो इलेक्शन सर पे आए खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर का ऐलान कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ऐलान कर रहा है, अदालत कह रही है कि इस पर अमल न किया जाए। तो ये तो जो खदशात हैं ये बढ़ेंगे। एक तरफ ये कहा जाता है कि इलेक्शन को पोस्टपोन कराने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंटरेस्ट इसलिए है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कमज़ोर विकेट पे है। अब देखें कि दरख्वास्त देने वाला कौन है और किसने दरख्वास्त दिलवाई है कि अमल जो शुरू होने लगा है तो उसको कौन रोक रहा है। तो बहुत सारी कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में इसका तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पिकार है। अल्लाह जाने के मामला किधर जाते हैं। पर इलेक्शन कैंपेन मैं नहीं देख रहा कि कोई इलेक्शन मुहिम हो रही है। मासवाए कि मियां नवाज शरीफ 180H या जो उनका दफ्तर उसमें आते हैं तो वहाँ से लग रहा होता है कि ठीक है जी, मरीम नवाज साहिबा भी इजलास कर रही हैं और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के इजलास हो रहे हैं। लेकिन एक जो कमी हम वो देख रहे हैं वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें जो एक्टिव नज़र नहीं आ रही और उनके एक जो है साबिक क्या कहते हैं कि सीनियर लीडर, अब अगर हम बात करें फवाद चौधरी साहब, पहले वो पार्टी से निकल भी गए, उसके बाद फिर वापस भी चले गए, भी तो खैर वो जो है वो हिरासत में ही है। तो उनकी बेगम ने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी जो कैंपेन है वो हिबा चलाएंगी। मैं तो ये जो फवाद साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़ने जा रहे हैं? नहीं, वो जिस हैसियत में भी चाहे इलेक्शन लड़े। देखिए, इलेक्शन लड़ना आपका भी हक है, मेरा भी हक है। अगर हम क्वालिफाई करते हैं और हम जो इलेक्शन के रूल्स हैं उनके मुताबिक दरख्वास्त जमा करवाते हैं और हमारी दरख्वास्त पे रिटर्निंग अफसर हम क्यों नहीं वैसे क्वालिफाई कर सकते? दरख्वास्त साहब डिग्रियां भी हमारी असली हैं, पढ़े लिखे भी हैं। नहीं, आप इलेक्शन तो लड़ सकते हो, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। अब तो डिग्रियों वाली शर्त भी नहीं रही। देखिए, बात यह है कि अगर फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका हक है। अगर उसके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया जाता है तो उसका हक है कि वो इलेक्शन लड़े। वो गालिबन खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा, उनकी जो ये खातून हैं जिनका आप नाम ले रहे थे वो वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रही है, उसका हक बनता है। बाकी मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक इस बात अभी मैंने हिबा की स्टेटमेंट देखी है, वो कह रही कैंपेन में चलाऊंगी, इलेक्शन में नहीं लड़ूंगी। चलो, कैंपेन चला ले, अच्छी बात है। खातून अगर कैंपेन चलाना चाहती है अपने खामन के लिए, दैट इज वेरी पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज वेरी पॉजिटिव अप्रोच है। उसको जाना चाहिए और उसको इलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये तो आप एक सीट की बात कर रही हैं, हमने पूरे पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हल्कों को देखना है कि वहाँ पे एक्टिविटी की नोयत क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान के कौमी असम्बली के हल्कों में वो एक्टिविटी नजर नहीं आई। आपने PTI की बात की, PTI पिछले दिनों बड़ी एक्टिव रही खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और उन्होंने अपनी रैलीज भी की और अपने कन्वेंशन भी किए। तो ये कहना कि उनको मौका नहीं दिया रहा, मैं नहीं मानता। अब बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं मौका नहीं दिया रहा, जहाँ पर उनकी अच्छी फॉलोइंग है वो वहाँ पर कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जो इलेक्शंस की वो गहमा गहमी जो कि नज़र आनी चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रही। गो के हम लोग तो सारी अपनी तैयारी करें कि हाँ जी आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और पुरुमीद भी हैं कि इलेक्शंस होंगे, तो अल्लाह करे आगे इलेक्शंस हो भी और जो भी रुकावटें डाली जा रही हैं वो जल्द से जल्द डिजॉल्व हो जाएं। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे मौसम के वाले से बात करनी, क्योंकि सियासी मौसम चाहे भी इलेक्शन होते नज़र आ रहे हों या ना आ रहे हों, सियासी मौसम गर्म ही है। मुल्क का मौसम वैसे ठंडा है और कराची में एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कराची में सर्दी नहीं आ रही।
पूरे मुल्क में सर्दी आ गई हुई है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है, लेकिन जहाँ नहीं हो रही वो है कराची। सर्दी नहीं आ रही, लोग परेशान है कि जो हमने अपनी सर्दियों के कपड़े खरीदे हुए थे ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कल रात अच्छी हवा चल रही थी और कल जो है अच्छी ठंड भी जो है वो महसूस हो रही थी, लेकिन अब आप खुद देखें मिड ऑफ दिसंबर ऑलरेडी हो गया है, तो कब कराची के शहरी जो हैं वो सर्दी देखेंगे, क्योंकि हमने लॉन भी पहनी हुई है, हम सुबह निकलते हैं और कोई सर्दी के साथ नहीं होते। हम टीवी पे लोगों को देखते हैं कि लोगों ने स्वेटरें, जर्सी, हुडीज, पता नहीं क्या कुछ पहने हुए, तो दिल तुम्हारा बड़ा जलता है। हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात भी करेंगे, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरवा अली। जरा उनसे जान लेते हैं कि आज कराची का मौसम कैसा रहेगा। फरवा, ये बताइएगा कि शहर का आज मौसम कैसा रहेगा? कल रात तो थोड़ी बहुत ठंड थी, आज इम्कानात हैं कुछ मजीद ठंड के? फरवा, ये बताइएगा कि आज शहर का मौसम कैसा रहेगा, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कल तो रात ठंड थी, तो आज भी इम्कानात हैं कि आज भी वैसी ठंड होगी? हाँ जी बिल्कुल, खूब फूल खिलखिला रहे हैं, हवा से पत्ते लहरा रहे हैं, क्योंकि सर्दी की आमद का पता दे रहे हैं ये सब चीज़ें। सुबह और रात के औकात में तो वाकई सर्दी होती है, दोपहर में थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन महकमा मौसमियात ने ये भी खुशखबरी सुनाई है कि आगे जाके पिछले 1-2 दिन बाद जो है वो मौसम जिस तरह का रहा है वो उस तरह का नहीं रहेगा। आगे जाके मौसम में जो है वो मज़ीद दर्जा हरारत कम होगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो कराची वाले सर्दी को जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि सर्दी का जो ये मौसम है वो होता तो कम है, दौरानिया कम होता है, लेकिन इस बीच जो बारिशें भी हो सकती हैं जिसके बायस मौसम खुशगवार हो जाएगा और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। शहरी जो है वो खुश हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत होगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है आगे जाके दर्जा हरारत। जबकि आज की बात करें तो आज कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा है। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमारे साथ सरदार सरफराज साहब भी मौजूद है। सरदार सरफराज साहब, हमारे नुमाइंदे ने बड़ी अच्छी खबरें दी। वक्त जो है वो कॉटन के कपड़े पहन के सुबह सुबह कराची की जो है वो ठंड एंजॉय कर रही हैं। आप मुझे बताएं कब आएगा कराची में वो टाइम जब हम लोग अपनी स्वेटर्स निकालेंगे, हुडीज निकालेंगे, कोट निकालेंगे जिसमें हमने पैसे खर्चे हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में तो अमूमन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जाके इतनी सर्दी पड़ती है कि फिर गर्म कपड़े आप दिन को भी पहन सकते हैं। अदरवाइज़ तो वही रात की ठंड जैसे हल्की फुल्की चल रही है, 14 टेम्परेचर 14-15 मिनिमम इस रेंज में होता है, लेकिन दिन का टेम्परेचर अच्छा खासा हो जाता है, 29-30 तक पहुंच जाता है। आजकल भी तेज़ धूप होती है, तो अमूमन यही होता है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जाकर, अब दिसंबर का अगर एवरेज भी आप देखें ना तो 13 समथिंग है, 13.3 है या कितना, यानी रात की टेम्परेचर की एवरेज फिगर ये है 13.3 और इसी तरह से दिन का भी 28 से ऊपर है। तो ये अलबत्ता इम्कान है कि कल से जो बारिशों का सिलसिला बताएं सरदार साहब। कराची में तो कोई इम्कान नहीं है बारिश का अभी, तो अलबत्ता कल से मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान में एक वेव इंटर होगी, वेस्टर्ली वेव, तो शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी भी हो सकती है और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश और कुछ इलाकों में दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी और इसी तरह से ये सिलसिला फैलता हुआ पंजाब की तरफ भी बढ़ेगा, खासकर वस्ती पंजाब और मलाई पंजाब एरियाज में। कराची में तो मौसम अपना नहीं है, वो तो कोयटा में जब बर्फ पड़ती तो उसके बाद फिर स्पेसिफिकली जो बलूचिस्तान से हवाएं आती तो कराची का मौसम अच्छा ठंडा हो जाता है। सरदार साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। मुझे लाहौर से, क्योंकि लाहौर में इस वक्त देख रहे हैं कि ठंड तो है ही, स्मॉग भी है और उसके साथ साथ फॉग भी है, और सुबह तो जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो गई थी। तो जितने भी लोग जब सुबह अपने घरों से निकलें मेक श्योर करें, वेदर भी चेक करें कि बाहर का वेदर कैसा है। और मोटरवे पे जाने से पहले तो भी आप 1000 बार सोचेंगे कि खैर मोटरवे तो सुबह मैंने देखी बंद की हुई थी। अभी सिचुएशन क्या है? दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, क्या सिचुएशन है भाई लाहौर में फॉग की? देखिए मदीहा, पहले तो आप जो बात करी थी कि सियासी मौसम जो है वो बड़ा ड्राई चल रहा है, लाहौर का मौसम भी वैसे ड्राई ही चल रहा है, सर्दी में इजाफा हुआ है। अब जो फिनोमेना एक स्मॉग का चल रहा था, उसके साथ फॉग भी जो है वो शामिल हो गया है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आलमी एयर मॉनिटर्स के मुताबिक वो तकरीबन 199 है मजमूई तौर पर, और शहर में जो डिफेंस के साइड के इलाके हैं वहाँ पर 300 से जायद है। इसके अलावा भी शहर के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे अब भी विजिबिलिटी जो है वो कम है फॉग की वजह से, और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो दर्जा हरारत है वो आज तकरीबन इस वक्त जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 22 होगा, कम से कम 8 होगा, लेकिन शहर में जो सर्दी है उसमें इजाफा आज फील हो रहा है कि हुआ है।
वैसे भी कई दिनों से लाहौर में जो है वो लोग स्वेटर्स और जर्सियां कोट्स वगैरह पहन ही रहे थे, लेकिन आज इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाहौर में बाकायदा तौर पर फील होना शुरू हो गया है कि सर्दी जो है उसका इजाफा हो रहा है। दो चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं, स्मॉग भी है, एयर क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो फॉग है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो गई है। जिस तरह आपने कहा कि विजिबिलिटी लाजमी चेक करें घरों से बाहर निकलते हुए, तो ये बहुत अहम बात है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाहौर में लोग बीमार भी पड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी, दानियल उमर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सरदार सरफराज। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए भाई। एक तो स्मॉग है, एक तो फॉग है जो है, और नज़ला ज़ुकाम, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अपने जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहने। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी केस की जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। सारा इनाम अली तालीम याफ्ता और बासलाहियत खातून थीं। सारा इनाम को उनके शौहर ने इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में वाक़ फार्म हाउस पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। सारा इनाम के दोस्त और वालिदैन इंसाफ के लिए लड़ते रहे। सारा को 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि उनको मर्डर किया। उनको पिछले साल 22 सितंबर को कत्ल किया गया था। मकतूला के वालिद इनामुर रहीम के तीन बच्चे। सारा इनाम उनकी फेवरेट बच्ची थी और वो शाहनवाज अमीर और सारा की शादी से खुश भी नहीं थे, मगर वो मजबूर हो गए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि सारा के साथ ऐसा हो जाएगा। और सारा को कत्ल भी उस दिन किया गया जिस दिन वो 1 दिन पहले ही यूएई से वतन वापस आई थी। शी वॉज अ फॉरेन क्वालिफाइड। वो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी। अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला जो कि 9 दिसंबर को महफूज किया था, आज वो महफूज फैसला सेशन जज जो है नासिर जावेद राना वो महफूज फैसला सुनाएंगे। समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे असलम खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। ये मुझे बताइएगा असलम के क्या तफसीलात हैं कि अब से कितनी देर में ये फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर, और आज जो सारा इनाम कत्ल केस है उसका फैसला होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है मुलजिम शाहनवाज अमीर को हवालात से यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया, उसकी हाजिरी लगाई गई और उनके जो वालिद हैं सारा इनाम के वो भी इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं। ताहम अभी जो अदालत की तरफ से टाइम दिया गया है वो 1 बजे का टाइम दिया गया कि 1 बजे जो है वो आज फैसला सुना दिया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि 1 साल 1 माह और 20 दिन इस केस को हुए हैं, और आज ही के दिन जो है वो यानी कि 2022 में पहला जो गवाह पेश हुआ था 5 दिसंबर 2022 को जो है वो फर्द जुर्म आयद हुई थी इस केस में। 3 मुल्ज़िमान थे जिनमें मरकजी मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर हैं, उनके बाप अयाज अमीर जो मारूफ सहाफ़ी हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो वालदा है समीना शाह उनको जो नामजद किया गया था। और फिर केस की जो प्रोसीडिंग है मुख्तलिफ सिविल केसेस में चलती रही, और 5 दिसंबर को जो है वो सेशन कोर्ट में जो पहली समाअत हुई थी, अता रबानी सेशन जज हैं उन्होंने केस की समाअत की थी, और इसके बाद 3 जजेस ने इस केस को जो है वो सुनाया अब तक, जिनमें सबसे पहले अता रबानी थे, उसके बाद आजम खान जो है वो केस की समाअत करते रहे, और अब जो है सेशन जज राना जावेद नासिर जो है वो केस की समाअत करते रहे। और आज 9 दिसंबर को जो है इसका फैसला महफूज कर लिया गया था, जो तमाम फरीकैन हैं, और उनके दलाल सुनने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाक़या है 23 सितंबर का, यानी कि दरमियानी रात कहा जाता है, 22 और 23 की दरमियानी रात को, क्योंकि सारा इनाम जो है वो अबू धाबी से यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँची थी 22 को, और तकरीबन 7:58 पर जो है वो चक शहजाद में पहुँची थी। और उस दिन सिर्फ 3 लोग जो है वो उस घर में मौजूद थे, जिनमें सारा इनाम थी, उसके शाहनवाज अमीर थे, और इसकी जो वालदा हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने खाना भी खाया, और उसके बाद जो है वो तशद्दुद किया गया उस पर, और फिर डंपल के जरिए बेदर्दी से जो है वो सारा इनाम का जो है वो कत्ल किया गया था। और बेड पर उसकी पहले लाश पड़ी थी, फिर उसको जो घसीट कर वो जो है वो अपने वाशरूम जो है वहाँ पे ले गए, टब में उनकी जो लाश पड़ी रही। गिरफ्तारी जो है शाहनवाज की जो 23 को ही हो गई थी। जो उनकी वालदा है उन्होंने सबसे पहले जो अबूरी जमानत ले ली थी, लेकिन उसकी फिर जो जमानत है वो 19 को अक्टूबर को जो मुस्तरद हो गई थी, और फिर वो उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनके वालिद की अगर मैं बात करूँ यानी कि अयाज अमीर की, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 2
पेशियों पर वो पेश हुए थे, लेकिन उसके बाद अदालत ने जो है उनको इस केस से बरी कर दिया था। 109 के तहत जो इनकी वालदा हैं समीना शाह, उनको जो है इस केस में नामजद किया गया, यानी कि मामलत के हवाले से जब अदालत में सबसे पहले जो शाहनवाज अमीर से पुलिस की कस्टडी में उन्होंने बयान दिया था, उसमें इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि उन्होंने अपनी जो बीवी है उसको कत्ल कर दिया है। आज लास्ट जब पेशी हुई थी तो वहाँ उनकी वालदा को जब बुलाया गया जज की जानिब से, तो उन्होंने भी यही बयान दिया था कि शाहनवाज अमीर ने रात को कॉल की और फिर मुझे बताया कि आप मेरे कमरे में आए। कहती जब मैं उनके कमरे में गई तो वहाँ पर सारा नाम जब कत्ल कर दी गई थी, शाहनवाज जो है उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अयाज अमीर को जो है इस हवाले से कॉल की और उनको बताया कि ऐसा वाक़या हो चुका है। तो बकौल उनके जो उन्होंने अदालत में स्टेटमेंट दी, उनके मुताबिक उन्होंने ये शाहनवाज जो अयाज अमीर हैं उन्होंने ये कहा था कि शाहनवाज को कहीं जाने नहीं देना, जिस पर समीना जो शाह है उन्होंने कहा कि शाहनवाज की हालत ऐसी नहीं है कि वो कहीं भाग जाए। ताहम उसके बाद वहाँ से जो डेड बॉडी है वो बरामद की गई। ताहम इसकी जो शनाख्त हुई थी वो 27 को हुई थी, जब जो सारा नाम के वालिदैन हैं उनकी जो फैमिली है वो कनाडा से यहाँ पर पहुँची थी। उनके जो वालिद हैं वो मुसलसल इनकी जो पेशी हैं उसमें आते रहे। 19 गवाहान जो है इस जो है केस में पेश हुए हैं और उनके जो बयानात होते रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो उनके वालिद हैं उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि एक तो उनको मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की गई थी। पहले जो है वो सारा इनाम शाहनवाज अमीर को पैसे अकाउंट्स के जरिए भेजी थी, लेकिन बाद में शाहनवाज अमीर ने ये कहा कि मुझे अकाउंट्स के जरिए पैसे आपने नहीं भेजने बल्कि आपने बाई हैंड भेजने हैं। तो वो बता ये रहे थे कि एक दफ़ा 50,000 दिरहम वो लेके आई, एक दफ़ा 20,000, एक दफ़ा 30,000 जब उन्होंने ट्रांजेक्शन देखी हैं तो वो बाकायदा बाई हैंड यहाँ पर लेकर आती थी और यहाँ पर वो उनको देती थी। पहले पहल जो है इनके वालिदैन को पता नहीं था। उनके वालिदैन को जब बताया गया, सारा ने उनके अपने वालिदैन को बताया तो उन्होंने ये कहा कि वो इससे ना खुश भी थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो रब्ता करते हैं फैमिली से रब्ता किया गया और कहा कि अक्टूबर में जो है हम बाकायदा तौर पर रुखसती करेंगे, हमारी तरफ से कुछ मेहमान होंगे कुछ अपनी तरफ से। तो उसमें टाल मटोल किया जाता रहा था शाहनवाज अमीर की जानिब से इस पूरे के जो मामला थे। ताहम वो इसमें बाद में मान गए थे, लेकिन ये वाक़या उससे पहले ही हो गया। और 20 सितंबर को एक वॉइस मैसेज जाता है शाहनवाज अमीर की जानिब से सारा इनाम को, जिसमें वो बाकायदा तौर पर उस वॉइस मैसेज में जो है वो डिवोर्स देते हैं। जब डिवोर्स होती है तो जो उनके दोस्त हैं जिन्होंने बताया और उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी अदालत में दी गई, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने सारा इनाम को इस हवाले से मना किया कि आप पाकिस्तान ना जाएँ, लेकिन उसने ये कहा कि मैं अपना जब घर बचाना चाहती हूँ, मैं उससे शाहनवाज मीर से प्यार करती हूँ, तो मैं अपना घर बचाने की आखिरी कोशिश सारा करती के बारे में यही था कि उनको मना किया, लेकिन लाइफ और अपना घर बचाना चाहती थी और बहुत सारी चीजें सारा ने इसलिए बर्दाश्त की थी और इसलिए बहुत सारी चीजों में वो अपने मियाँ को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही थी। जी बिल्कुल, ये इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो यहाँ पे पहुँची 22 को, तो फिर उसने अपने वालिदैन को कॉल की, तो वो उनके वालिदैन शौक थे। उन्होंने कहा कि आप जब आपको ऐसा मामला हो चुका है तो आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। वो गैर महफूज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो अपना घर बचाना चाहती थी, एक पढ़ी लिखी खातून थी, वहाँ पर एक अच्छी जॉब में थी अबू धाबी में, वहाँ पर एक सरकारी जॉब करती थी और उनकी जो वहाँ पर उस वक्त जो पे थी वो 55,000 जो दिरहम है वो पे बताई जाती है। उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा उसी हवाले से जो दूसरे ममालिक में भी जाती थी, डेलीगेशन उनसे मिलते थे। तस्वीर अगर आप शेयर करेंगे तो उसमें बाकायदा तौर पर उनके जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी किए गए थे। तो वो इस तमाम तर चीज़ें उसने इस जो बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुर्बान की। पैसे की जो डिमांड की गई, गिफ्ट जो दिए गए, उसके बाद इनकारी भी हुई। ये लोग सारा के पेरेंट्स के हवाले से बात हुई, वो कितने पुरुमीद हैं कि आज जो आने वाला फैसला है वो उनके हक में होगा? जी इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब से ये केस की समाअत शुरू हुई है, उनके जो वालिद हैं इनामुर रहीम, वो बाकायदा हर पेशी पर यहाँ पे पेश होते रहे और इंतज़ार करते रहे। उनको कंसर्न्स थे कि ये केस जो है वो बिल्कुल एक, क्योंकि मुल्ज़िम जो इस चीज़ को एतराफ़ कर चुका है, उसकी वालदा भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी हैं कि शाहनवाज अमीर जो है उसने कत्ल किया। जब पुलिस को कॉल की गई या अयाज अमीर को कॉल की गई, तो लेकिन इस केस को 1 साल लग गया, 1 साल 1 माह 20 दिन जो है वो लगे। तमाम वो पूरी उम्मीद थी। अभी जब मैं यहाँ पे बीपर देने के लिए आया हूँ आपके पास, तो उनसे मैं मिल के आया हूं, वो बाकायदा रो भी रहे थे, लेकिन वो पूरी उम्मीद थे। वो कहते थे कि अब वो वापस तो नहीं आ सकती। अच्छा, इस हवाले से मैं एक और बात भी आपके साथ शेयर करता जाऊं कि कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही थी कि कोई दियत का मामला तय हो रहे हैं, कोई मामला सेटलमेंट हो रही है। तो जब हमने ये बात उनसे की, इनामुर रहीम जो कि उनके वालिद हैं, तो उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा मुझे क्या दे सकते हैं ये लोग। वो कहते हैं कि मैं कनाडा में हूँ, मेरे 2 बच्चे कनाडा में जॉब्स करते हैं, मेरी बेटी अच्छी जॉब पे थी, वो कनाडा के शहरी हैं, तो उन्होंने कहा मुझे क्या होगा, सारा के नाम के फादर भी बार बार हर पेशी में यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी उम्मीद है नूर मुकद्दम के फादर को भी हम ऐसे देख रहे हैं कि वो भी
बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हमें नज़र भी आते हैं, वो भी अपनी मरहूम बेटी के लिए अभी भी इंसाफ के तलबगार हैं। तो अल्लाह करे इन दोनों बेटियों को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया जी। असलम खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मुफस्सिल उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली अब तक सारे नाम के जो कत्ल केस में जो भी समात हुई है उसमें अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। 1 बजे ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। आप समा इसके वाले से अपडेट्स भी देखेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम तर लोगों के बच्चों को महफूज रखे ऐसे तमाम तर भेड़ियों से। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आपकी मुलाकात में ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूँ जो कि मुजरिम पकड़ने में तो काफ़ी आगे हैं ही, जिनकी कड़ी नज़र मुजरिमों पे होती तो है, लेकिन साथ साथ सुरों पे भी उनको बड़ा कमांड हासिल है। महकमा सिंध पुलिस के कांस्टेबल समीर हमजा से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, जो 12 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं और उसके बाद अपना मौसीकी का शौक़ पूरा करते हैं। समीर हमजा ने इस फ़न में महारत हासिल करने के लिए, मैं आपको बताऊँ, म्यूज़िक की डिग्री भी, आर्ट्स काउंसिल में डिप्लोमा हुआ, वो पहला बैच था और इन्होंने उसमें टॉप किया। अब आप खुद सोचें ना कि एक तरफ तो गिटार है और एक तरफ गन्स हैं, तो आप कहें भाई ये क्या सीन है। तो पूछ लेते हैं, हमारे साथ समीर हमजा हमारे स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीर, वेलकम टू सुबह का समा। अच्छा, ये आपकी जो इमेज जो मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ, मेरे ख्याल से इमेज बड़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम किसी पुलिस वाले का नाम लेते हैं तो बहुत कुछ सख्त होगा, एवी बिला वजह आपको गिरफ्तार कर लेगा, ये एक होता है ना, एक रोब होता है उसको। तो ये आपके हाथ में गिटार, इट्स वेरी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी प्लेजेंट चीज़ है जो कि हम देख रहे हैं। तो पहले ये हादसा हुआ था या जो वर्दी पहनी हुई ये हादसा हुआ था? ये दोनों हादसे एक साथ ही हुए थे, क्योंकि बचपन से ही शौक था गाने का और मुझे न्यू स्कॉलरशिप मिली थी पुलिस में अपॉइंट होने से पहले ही। तो फिर वो मैं पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया था, मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो गए थे पुलिस के। तो फिर जिस तरह ड्यूटी स्टार्ट हो गई तो कभी सोचा नहीं था म्यूज़िक दोबारा कंटिन्यू कर पाऊँगा, लेकिन फिर किसी तरह मैंने कर ली। ड्यूटी के बाद मैंने करते करते तो मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया। सही, ठीक है। अच्छा, आपका स्पेसिफिकली गाना जो कि आपने गाया, उसके बाद फिर आपके जो महकमा पुलिस में भी फिर आप सबने नोट किया कि भाई हमारे पास तो बड़ा टैलेंटेड है, और उसके बाद आपको एक अच्छा वो मिला। वो कौन सा गीत था जो आपने गाया था? मौका, ओकेजन बताइएगा। ये मैं क्या कहूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस फोर्स के या इस कौम के हीरोज़ के लिए गाना लिखने का मौका मिलेगा। तो IG सिंध साहब की तरफ से मुझे ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं अपनी फ़ोर्स के हीरोज़ के लिए कुछ लिख पाया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ लिखूंगा, क्योंकि लोग अक्सर पुलिस की डार्क साइड ही देखते हैं। हाँ, एक सॉफ्ट साइड, हाँ, कि तो एक सॉफ्ट इमेज जो जिसे पब्लिक अप्रिशिएट करना भूल जाती है, जिसे लोग रिलेट कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मैंने खोए दौरान ड्यूटी। तो एक ये भी गम है, मैं किसी माँ का गम तो नहीं बयान कर सकता कि वो क्या होता है कि जब वो अपने बच्चे को खोती है, पर मैंने बहुत छोटे से जुमलों में उसे किसी तरह डिलीवर करने की कोशिश की है। तो हम चाहेंगे प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए आप ज़रूर सुनाएं। और ये नगमा 4 अगस्त योम शोहदा सिंध पुलिस डे होता है, तब मैंने परफॉर्म किया था पुलिस शहीदों के दिन। घर में छोड़ कर अपनी नन्ही सी परी को, सबकी बेटियों का वो रखवाला बने। हाँ, एक जन्नत सी माँ भी तो है उसके घर में, और एक बूढ़ा सा बाबा है। किसी गोली का हो निशाना, तेरे सीने का चांद तारा है, जन्नत तेरा ठिकाना, मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा, मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा। जब हम ईद में एक दूसरे से मिलते हैं, उस दिन भी वो गले मौत से मिलता है। जब हम रात में ख्वाबों में खोए रहते हैं, उस पल भी वो गले मौत से मिलता है। मौत है तेरी
महबूबा ओ रे शहीदा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और भाई हमारा सलाम उन तमाम तर शहदा को। स्पेसिफिकली हम देखते हैं, हम ईद पे भी आप देख लें नमाज हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई भी ऐसा ओकेजन हो, अभी रमज़ान आएंगे, फिर आगे मुहर्रम आएंगे, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए कैसे कैसे इतनी सख्त ड्यूटीज़ जो हैं वो रेड जोन में भी जहाँ कहा जाता है कि जी यहाँ पे ख़तरा हो सकता है तो वो अदा कर रहे होते हैं। तो उनको, उन शहीदों को हमारा सलाम, उनकी फैमिलीज़ को हमारा सलाम। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये आपने खुद लिखा? जी, ये बहुत बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। तो इसको तो फिर आपको कुछ ज़बरदस्त तरीके से अच्छा लॉन्च भी करना चाहिए ना। आई एम श्योर बहुत से लोग देख रहे हैं। ये बिल्कुल लॉन्च हुआ है सिंध पुलिस के पेजेस से भी, मेरे भी पेज से। तो ये 4 अगस्त को रिलीज़ हुआ था और इससे पहले पिछले साल भी एक नगमा मैंने लिखा था, तो उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा था। दिस इज़ ब्यूटीफुल हमजा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको ठीक है आप दुनिया में भी आपको एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो आगे के लिए भी वो बड़ा बाइस बनती हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फिर ये जो मौसीकी का आपका शौक था, ये बचपन से आप गा रहे थे या फिर बड़े होकर आपको कहीं अंदाज़ा हुआ कि मैं अच्छा गा सकता हूँ? नहीं, ये बचपन से मैं बड़ा कंफ्यूज था अपने स्कूल टाइम में कि मुझे करना क्या है। हाँ। क्योंकि काउंसलिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ठीक से ना मिले तो हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है। हाँ। क्योंकि मेरे फादर, मैं 7 साल का था जब उनकी डेथ हो गई, तो वो काउंसलिंग उस तरह कभी हो ही नहीं पाई। तो मैं सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा किया, मेरी 2 बहनें छोटी, तो उनकी वजह से जो हूँ तो ये चलता रहा। फिर एक वक्त आया, मुझे लगा कि हाँ बस थोड़ा ठीक ठाक मैं गा लेता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर यहाँ वहाँ से भी थोड़ा बहुत सुन लिया कि हाँ यार कुछ तो कर सकता हूँ, तो फिर सीखना शुरू कर दिया म्यूज़िक। सही। और आपको महकमा आपको सपोर्ट करता है इसमें? बिल्कुल सही। मैंने 4 अगस्त को जब ये नगमा सुनाया था, उसके बाद से मेरे तमाम बाला अफसरान ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और मुझे म्यूज़िक के लिए कोई मसला नहीं होता, मुझे जब चाहे वो कॉन्सर्ट्स या कुछ भी होते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। भाई हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके भी, आप पे भी और ख़ुद से भी, कि उन्होंने अच्छा, उनके पास जो है वो ज़बरदस्त किस्म का है, एक सिपाही भी है जो सिंगर भी है। ब्रेक पर जाने से पहले प्लीज़ ज़रा गीत हो जाए कोई। अब ये गाना, मैं मैट्रिक में बड़ा गालिब का फ़ैन था, तो उनकी एक लाइन उठा के मैंने ये गाना लिखा है। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के, उनके हाथों की मेहंदी मेरे हाथों में महके, गम तो नहीं है उनका, बस थोड़ी याद आती है, आंखें मेरी आजमाती हैं मुझको, आईने में उनका चेहरा दिखाती हैं मुझको, कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त पर्थ में पाकिस्तानी टीम बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। पहला टेस्ट मैच उनका, खैर अभी तो मैच की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम हमारे नुमाइंदे बताएंगे, लेकिन सवाल एक ये है कि पर्थ की पिच के बारे से हम बार बार बात करें। वैसे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कभी वो रास नहीं आती, फिर वो फास्ट बॉलर्स के लिए है, तो हमारे क्या फास्ट बॉलर्स इतने काफ़ी हैं जो वहाँ पे खेल सकें? और एक वो जिंक्स है ना, हम मतलब कितने साल हो गए हैं वहाँ पे जीते नहीं है, अगर देखा जाए 95 से हम अभी तक जीते नहीं, तो हमें अपना वो जिंक्स है उसको ख़त्म करना है। और कल एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ है PSL की ड्राफ्टिंग के वाले से, उस वाले से बात भी करेंगे। हमारे जो स्पोर्ट्स के हेड हैं इमरान मानी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, कल तो वो इस इवेंट में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम इमरान एंड वेलकम टू सुबह का समा। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इमरान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, हमारे साथ कराची में हमारे नुमाइंदे स्पोर्ट्स खिज़र आज़म भी मौजूद हैं, इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मुझे खिज़र ज़रा आप बता दें, अपडेट दे दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जो आज पहला टेस्ट मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने ही बैटिंग का फैसला किया। असल में मैंने अपने आप को ना दिमागी तौर पर रेडी किया कि पाकिस्तान हर चीज़ जीतेगा, तो उसमें टॉस भी आ गया था। देखें, दिमाग में हमारे भी यही है कि पाकिस्तान जीते, मगर और पर्थ की तारीख यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा टॉस भी जीता है, फिर बैटिंग भी पहले की है और फिर मैच भी जीता है। तो पर्थ की सूरत तो खेल लिया करें, हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मगर ज़रूरत तो हमें है ना कि हम वहाँ की कंडीशन में जाएं। तो पाकिस्तान अभी बॉलिंग कर रहे हैं, एक कैच हमने मिस किया था मगर उस्मान ख्वाजा दैन आउट हो गए बाद में, तो इस वक्त 1 विकेट हासिल करने में तो हम कामयाब हो गए हैं। मगर सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान
जो कि पर्थ की विकेट है। 2 दिन पहले तक बड़ी ग्रासी विकेट दिखाई गई थी, मगर अब ग्रास नहीं है। अच्छा, तो फास्ट बॉलर के लिए जो है वो जी बिल्कुल एक जन्नत कहा जाता है। तो बड़ा शोर था, बड़ी ऐसा लग रहा था बड़ी प्लानिंग हो रही है। हारिस रऊफ नहीं गए, नसीम शाह है नहीं। लास्ट हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का एक मूवमेंट याद है, नसीम शाह हम हारे तो ज़रूर थे, मगर नसीम शाह का जो स्पेल था ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, मगर विक्ट्री हम हासिल नहीं कर सके। अब आज जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें हमने 2 डेब्यू करवाए हैं, मगर वो दोनों मीडियम पेसर हैं। जब आपके पास वसीम जूनियर वहाँ पे मौजूद हैं तो आप एक को, और फिर फ़हीम अशरफ ऑलरेडी टीम में, तो ये इमरान साहब एक बात तो बताएं, ये जब हमें पता है कि वहाँ जाके हमारे साथ अच्छी नहीं होती, वो हमारे साथ बड़ी पैड़ी करते हैं, तो फिर हमें क्या शौक है। और अगर आप भेज भी देते तो उनको भेजे ना कि आपको पता हो कि भाई वहाँ पे पिच कैसी है, वहाँ पे हमारा कौन सा खिलाड़ी काम करेगा, मतलब इज्जत रखने के लिए कुछ तो अच्छे फैसले लें। देखिए बात यह कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का अगर हम ट्रेंड देखते हैं, ठीक है अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग की एक क्वालिटी है इसमें हमेशा से हमें सवालात नज़र आते हैं। अब आप देखें जिस तरह खिज़र ने बात की कि वसीम जूनियर मौजूद हैं, मैं इसमें फ़र्दर ऐड करता चलूँ, आपके पास मीर हमज़ा भी मौजूद हैं। आप मतलब एक हमेशा से कोशिश की जाती है कि आप स्पेशलिस्ट के ऊपर जाते हैं। फिर यहाँ इस मैच की जो सिलेक्शन है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि मतलब पाकिस्तान टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम है, हमेशा से चाहे आप किसी भी कंडीशन में खेलते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं। मुझे बड़ा हैरान कुन था जब टीम सामने आई कि आपने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, और जिस तरह बात हो रही है कि विकेट का बिहेवियर भी पहले से थोड़ा चेंज लग रहा है। ये वही सिचुएशन कि जैसा कि 4 डे मैच में हमने विकेट देखी थी कि मतलब जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा ब्लंटली जो है उस पर इज़हार ख्याल भी किया कि हमें वो कंडीशंस नहीं मिली कि जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेडमार्क होता है। तो जाहिर सी बात, वो कहते हैं कि सज्जा दिखा के खब्बा मारने वाली बात, कि आपको दिखाया कुछ जाता है उसके बाद तो आपको मतलब आपको ये सोचना पड़ता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है। फिर आपने अभी यहाँ पर आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है, बॉलिंग में आपके नसीम शाह नहीं है, आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। आपको हमेशा से, चाहे आप बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, आपको स्पेशलिस्ट के ऊपर जाना चाहिए। मतलब वो आधा तीतर आधा बटेर जो होता है ये हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होता है। और ख़ास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे कि आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हारते हैं, उसकी बड़ी रीज़न क्या है कि कंडीशंस जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। अब आप जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं, सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी खेल रहे होते हैं, तो आपका जो बॉल होता है आपके समझ के वेस्ट के पास आ रहा होता है, और जब वहाँ पर आपका अक्सर बेशतर आपका बॉल जो होता है वो अबव चेस्ट भी आ रहा होता है आपके। तो ये चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे ज़ाहिर है हमारे प्लेयर यूज टू नहीं है उनका। हालांकि ये नहीं है कि वहाँ पे रन्स नहीं बनते, मुझे एक बात बताएं, ये बातें ये चीज़ें ऑफ कोर्स आप इतने अरसे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, ये आपको पता है, तो वो जो वहाँ उनके साथ मौजूद हैं, क्या उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि क्या कुछ चीज़ें काम करती हैं और क्या कुछ टेक्निक्स काम करती हैं? देखें बात ये होती है कि जब सीरीज़, अब मैं बड़ा थोड़ा सा ओपनली बात करूँ कि जब आप चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं ना, मसला क्या है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चल रहा है, या जो पीसीबी जो भी आपके जितनी भी चीज़ें आप देखें, कुछ ही अरसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग दिनों में नहीं होती है, प्लानिंग के लिए महीने चाहिए होते हैं या बहुत टाइम चाहिए होता है। अभी आपने मोहम्मद हफीज़ को लेकर आए आप एज डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मोहम्मद हफीज़ का अगर हम देखें, पहले ऐसा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप जो लोग लाने वाले हैं या जो चला रहे हैं, वो उनको खुद को नहीं पता कि उनका कल क्या है। जब चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जब आपको इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो फिर उनसे आप कोई पायदार फैसलों की तवक्को नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, क्योंकि उनको होता है ना कि ऐसा ना हो कि कोई अपनी चीज़ फैसला लिया और बाद में ज़रा सी कंडीशन चेंज हो तो बाकी वही हमारे फैसला हमारे गले पड़ जाए, तो इससे लोग कतराते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द PSL ड्राफ्टिंग। आप तो कल के इवेंट में मौजूद भी थे, कल का इवेंट कैसा था? देखिए इवेंट तो नो डाउट के इवेंट तो बड़ा शानदार था, बड़ा रंगीन इवेंट था, बड़ा कलरफुल था, लेकिन बात करनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या जो पिक्स हुई हैं टीमों की। देखें ठीक है, जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे वो टीमों ने पिक किए, जितने यानी कि जो पीछे रजिस्ट्रेशन में थे अवेलेबल होंगे जो प्लेयर्स। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग नज़र आई हैं कि जैसे उमर अकमल की बात करें, अहमद शहजाद की बात करें, शर्जील खान की बात करें, बाज़ प्लेयर्स के जो इस मरतबा PSL का हिस्सा नहीं है उनको किसी ने पिक नहीं किया। ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा अहमद शहजाद की कि अहमद शहजाद वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ PSL। मैं और खिजर भी ये बात करें, ब्रेक में बात कर रहे थे कि जैसे अहमद शहजाद वो तो चाह भी रहे थे डोमेस्टिक खेल रहे, और वो उन्होंने 12 पशद रहमान की स्टेटमेंट्स भी देख रही थी कि वो चाह रहे हैं कि उनको PSL में कोई ले।
हाँ एग्जैक्ट, आप देखें उनको चांस मिल सकता था, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह उमर अकमल हो गए या अहमद शहजाद हो गए या शर्जील हो गए, इनका ना होना, अब आप आया कि इसको उन प्लेयर्स के लिए नविश्ता दीवार समझें या इसको कुछ भी आप नाम दें, लेकिन एक ये चीज़ उनके लिए एक अलार्मिंग ज़रूर है कि मतलब अब आपको मे बी के जो थिंक टैंक है उनको अब आगे मतलब कंटिन्यू करना नहीं चाहता। मतलब ये चीज़ तो यही जाहिर करती है, क्योंकि जिस तरह खास सो सैड अगर देखा जाए इमरान, क्योंकि दे आर वेरी यंग और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो उनका तो क्रिकेट का करियर बड़ी जल्दी एंड हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इनको नहीं लिया, दूसरे उन्होंने देखा कि माशाल्लाह से वो जो नसीम शाह है, उनके तीनों जो भाई हैं, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड शाह यूनाइटेड बन गई है, शाह यूनाइटेड बन गई है, यही कुछ चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अब देखते ही हैं कि ये किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। मानी भाई जिस तरह बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे अब शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा रेट भी किए जाते हैं, तो वो अगर उन्हें किसी ने पिक नहीं किया, मगर वो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह मानी भाई कह रहे थे ना कि कुछ भी हो सकता है, तो ये पिकिंग जो सिलेक्शन है ये भी हर पे आखिर नहीं है। अभी कुछ मराहिल ऐसे आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये प्लेयर कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है, प्लेयर्स की ज़ाती मसरूफियात आ जाती है, कोई इंजरी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे जो बात हो रही थी ना मानी भाई, मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाहूँगा कि जिस तरह साजिद को इन्होंने ट्रैवल करवाया तो लेफ्ट हैंडर वहाँ पर बहुत हैं ऑस्ट्रेलियन साइड पे, तो आपने उन्हें क्यों नहीं खिलाया? एक प्रॉपर स्पिनर आप जब जिस तरह इमरजेंसी में आपने ट्रैवल कराया, उनको भी नहीं लेकर गए। और साथ साथ ये जो आप ड्राफ्टिंग वाला पूरा सिलसिला है, बहुत से प्लेयर इस बार जो है ना इधर से उधर, उधर से इधर गए हैं, और ये बड़ा जबरदस्त कोई अपने शहर चला गया है और कोई अपने फेवरेट कप्तान के नीचे आ गया। ये कौन है इमरान भाई? जैसे शान मसूद की हम बात कर रहे हैं कि शान जो है वो दोबारा कराची में आ गए, कराची किंग्स के लिए खेलेंगे दोबारा से। जिस तरह बात की एज कैप्टन, और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं बात करूँगा कि सरफराज अहमद के हवाले से बात करूँगा कि सरफराज नो डाउट के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, चैम्पियंस ट्रॉफी के विनर हैं और बड़ी बहुत सर्विसेज हैं सरफराज अहमद की, नो डाउट। लेकिन कल जिस तरह बात हुई, नदीम उमर साहब से सवाल हुआ सरफराज के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि ये सवाल कई बार आता है। उन्होंने मतलब ये तो किसी हद तक क्लियर किया कि हाँ सरफराज ही कप्तान, लेकिन जो उनका अंदाज़ था, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, या जिसको हम कहें कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, कि ऐसा लगता है कि अब वो भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हैं कि आगे हम कोई और उन्होंने ये कहा भी कि हम सरफराज से बात करेंगे और उनके साथ किसी हम वाइस कैप्टन को जो है हम ग्रूम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अब आगे जो है उनकी प्लानिंग में है कि वो कोई चेंज लेकर आएँ, और जाहिर सी बात है कि एक दिन होता है, हर किसी का चेंज आता है, लेकिन इसमें इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सरफराज की जो है खिदमात नहीं है या सरफराज की परफॉर्मेंसेस नहीं है। नो डाउट सरफराज की अपनी पहचान है। बाकी फिर हम अगर बात करते हैं दीगर प्लेयर्स की, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बास प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए, तो वो समझ, जिस तरह डैनियल सैम को पिक किया या कॉक्स को पिक किया, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना है, कि मतलब ठीक है वो अपने मुल्क की जो लीग क्रिकेट है उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस होंगी, लेकिन प्लेटिनम कैटेगरी में पिक करना उनको, ये थोड़ा सा मतलब इमरान भाई, मानी भाई, वो बंदा कहते हैं ना कि सानू भी तो पता होवे ना कि कौन आ रहा है, तो मतलब अब हमने किसी का मैच देखने जाना है तो मुझे होगा कि अच्छा भाई कौन बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है जी, कौन बड़ा बड़ा, मैं स्टार को देखने के लिए भी जाऊंगी, बहुत सारे शहरों में तो ये चीज़ भी है, और हम तो देखना भी चाहेंगे कि बड़े बड़े क्रिकेट के स्टार्स पाकिस्तान में आए। देखिए ये वाली बात जो है ना मानी भाई कंटिन्यू करेंगे, कराची किंग्स के लिए बड़ा ये सवाल हो रहा है कि भाई सानू भी पता है हो कि कौन आ रहा है, तो कराची किंग्स का जो स्क्वाड है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। कौन आ रहा है भाई? मैं बल्कि ये कौन रहा है, मैं ये बात करूं, अच्छा किया खिजर ने ये बात इस वक्त यहाँ पे पॉइंट आउट की कि सबसे कल यहाँ जब ड्राफ्टिंग चल रही थी उस वक्त भी मीडिया में और लोगों में ये डिस्कस हो रहा था कि मतलब ऐसा कहना चाहिए कि कराची किंग्स जो है जैसे थोड़ा सा क्लूलेस लगी हमें, तो मतलब उनकी जो ड्राफ्टिंग थी, तो मतलब अगर देखा जाए जो पिकिंग है इस वक्त सबसे अगर कम नंबर दिए जाएं तो वो मेरा ख्याल है कराची किंग्स के हैं, कि कराची किंग्स मतलब उनके कई बॉक्सेस जो है वो हमें खाली नज़र आ रहे हैं, कि ना उनकी बॉलिंग में कोई बहुत ज़्यादा, और फिर इमाद वसीम को आपने अगर इमाद वसीम को ट्रेड किया है तो इमाद का कोई अच्छा मतलब इमाद आपके बड़े यूटिलिटी प्लेयर थे। मैं लास्ट टाइम अगर अब इस वक्त जो उनकी टीम नज़र आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि दो प्लेयर्स जो है जिनके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड करेंगे, एक आपका शान मसूद है और उसके अलावा आपका रोसो है, तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड, शान मसूद स्पेशली मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर वो डिपेंड करेंगे सबसे ज़्यादा। बाकी ऐसा कोई, आपने जिस तरह बात की कि कौन से प्लेयर हैं
कि जिनको देखने के लिए जाएंगे फॉरेन स्टार, तो इसमें मतलब कहने में कोई वो नहीं है कि जिस तरह माजी में आपके पास क्रिस गेल आते रहे या आपके पास जो है डिविलियर्स या बहुत बड़े बड़े नाम आए, वो अलग। क्रिस गेल ने भी कसम से बड़ी वो कहते हैं मट्टी पलीत की लाहौर कलंदर्स की आ गए, अच्छा नहीं खेले, वो चले या नहीं चले, वो चले या नहीं चले, वो एक आपको ये होता था कि हाँ यार चलो या तो इस बार तो आपके पास कोई, अगर आप बाहर का कोई प्लेयर देखें तो कोई इतना बड़ा नाम आपके पास नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डोसन एक अच्छी पिक है, डोसन की पिक अच्छी है, डोसन इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, तबरेज शम्सी हैं, इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं कि जो अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन हम उन्हें मेगा स्टार नहीं कह सकते जिस तरह बाज माजी में आते रहे। चले जी, अल्लाह करे कि चले अगर बड़े मेगा स्टार्स नहीं आ रहे तो हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो इतना अच्छा खेलें कि वो आने वाले वक्तों के लिए स्टार कहलाएं। बहुत शुक्रिया जी। इमरान वानी हमारे साथ मौजूद थे, खिज़र आज़म हमारे साथ कराची स्टूडियो से। और PSL का जो एक पता ना कि जैसे शुरू होने की बातें होती हैं हमारी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है और ऐसे और बहुत सारे इवेंट्स होने चाहिए। आज एक और बहुत अहम इवेंट है और आज हम याद करेंगे जॉन एलिया साहब को। जॉन एलिया साहब अगर आज जिंदा होते तो उनके फैंस जो हैं वो उनकी 52वीं सालगिरह मना रहे होते, 92nd बर्थडे उनकी मना रहे होते। जब वो ज़िंदा थे तो उस टाइम वो अपने हलकों में तो बहुत मारूफ थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हमने देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी कितनी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है उनकी फ़ैन जो है वो किस तरह से बाहर आए। जॉन एलिया साहब की शायरी ऐसी थी कि हर शख्स को लगता है कि उनकी शायरी उन्हीं के लिए बनी है, हर बंदा रिलेट कर सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मिलती हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे गाज़ा की, जो कि लहू लहू है। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी बढ़ती ही जारी है और गाज़ा में इंसानियत सोज इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। ज़ख्मियों की तादाद भी 50,000 के करीब है। फ़लस्तीनी अपने प्यारों को जबाला मार्केट में अब दफनाने पर मजबूर हो गए हैं। गाज़ा के लोग गलियों और सड़कों पर रह रहे हैं। खाने पीने की अशिया और दवाओं की शदीद किल्लत वहाँ पर होगी। एक इंसानी अलमिया वहाँ पर डेवलप हो गया है और फ़लस्तीनियों के हक़ में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। हर कोई जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने गाज़ा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इसे अफसोसनाक और जहन्नुमी हालात के मुतरादिफ करार दिया और कहा है कि गाज़ा के बदकिस्मत लोग 3 माह से जहन्नुम में रह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर भी कर ली है। 153 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिए हैं, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की है। और ये हिस्ट्री में जाएगा कि वो कौन लोग थे कि जो इंसानियत पे ऐसे मजालिम ढाने के हक में थे। इसराइल की हरधर्मी और सफाकी भी बरकरार है। इसका वाहिद मकसद फ़लस्तीन को सफ़हस्ती से मिटाना नज़र आ रहा है। गाज़ा की सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जामे कराची के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका कि आपने इस वक्त के समय में हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि जैसे हमने सुना था कि रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये मज़लूम फ़लस्तीनी का खून जो कि आज से नहीं कई दिहाइयों से बह रहा है, ये कब तक रंग लाएगा और मुस्तकिल जंगबंदी आपको लगता है कि मुमकिन हो सकेगी अभी? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं और हम सब इस बात पे बिलीव भी करते हैं कि रंग लाएगा। इंशाल्लाह ये जो लहू बह रहा है ये ज़ाया नहीं जाएगा। 70 साल हो गए हैं लोगों अपनी जद्दोजहद में और उनका जज्बा अभी तक इसी तरह से ताज़ा दम है, ये भी बहुत अहम है। लेकिन आप ये देखिए कि जो इंटरनेशनल सिस्टम बन गया है इस वक्त, जो जिसमें बड़ी पावर्स और एक तरह से जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो एक अलग एपिसोड है। और एक जो स्ट्रगल हो रही है ख़ास तौर पे जो गाज़ा के इलाके में है, और वो स्ट्रगल चाहती है कि किसी किस्म का किसी तरह की मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट उसको दुनिया की तरफ से हासिल हो। और ऑर्गेनाइजेशन में जो जैसे यूनाइटेड नेशन है या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर स्टेट्स मौजूद हैं, वो
उसको किस तरह सपोर्ट कर रही हैं या किस तरह देख रही हैं। ये पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट दुनिया की इस वक्त बहुत ज़्यादा इन फ़लस्तीनियों को उसकी ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जो दुनिया में एक निज़ाम है जो बेस करता है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के ऊपर, जो मजलूमों की हिमायत पे बेस करता है, वो कहाँ है उनका। तो सवाल डॉक्टर शाइस्ता साहिबा, हम देख रहे होते हैं ये जो बड़ी बड़ी जिनके मैंने अभी नाम भी लिए हैं, जिन्होंने तमाम तकरारों को वीटो भी बात पहले कर दिया था, एक बिल्ली को भी ये जो है अगर मार दिया जाए तो वो उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए, वो एनिमल राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि वही लोग उन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि दे हैव टर्न देयर ब्लाइंड आई टुवर्ड्स गाजा, कि गाजा में क्या हो रहा है। तो ये कितनी एक मुनाफकत वाली बात है। अभी पिछले दिनों हमने जो है ये दिन मनाया है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि हम जो ह्यूमैनिटी का डे मनाया है। जी बिल्कुल, आप ये बात तो अफसोसनाक हद तक और तकलीफदेह बात है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और ट्रेडिशन जो डेवलप किए गए या वैल्यूज़ बनाई गई हैं, वो तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं बल्कि एनिमल राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। और लेकिन जो जिस तरह से यहाँ पे मजलूम फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की पामाली हो रही है, और खुली, मतलब मैं ये कहती हूँ कि इसमें अब कोई शक ही नहीं है कि वो जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज के प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल इस मगरबी माशरे ने या मगरबी तहजीब ने सेट किए थे, वो वहाँ पे उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद अफसोसनाक ये इसका पहलू है कि दुनिया जो है वो खामोश है। दुनिया असल में मैं जिस चीज़ की तरफ आना चाह रही थी वो यही एक एस्पेक्ट था कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इस वक्त जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो एक यकीनन उसकी कोई इतनी लीगल वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि अब एक तरह से ये बैरोमीटर है कि पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन क्या है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन तो यही है कि जो कुछ इस वक्त इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में रेजोल्यूशन स्टेट्स ने पास करी है, तो आप ये देखिए कि वो स्टेट्स भी तो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ होती चली जा रही हैं जो जुल्म की हिमायत कर रही हैं। वो अब दुनिया को नजर आ रहा है कि कौन स्टेट जुल्म की हिमायत कर रही हैं और कौन जुल्म कर रही हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि लीगल है, तो मुझे बताएं फिर क्या फायदा होगा, कि क्या फायदा होगा। हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जी ऐसी बहुत सारी करारदादें पास होती हैं, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही तो फिर क्या फायदा ऐसे फोरम्स का जहाँ पे करारदादें पास हो रही हैं जो कि कुछ कर नहीं सकती, जो लोगों की कत्लो गारत नहीं रोक सकती। मैं ये समझती हूँ कि देखिए एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई लॉ, कोई रूल ना हो, कोई आवाज़ उठाने वाला फोरम ना हो, कम से कम उससे तो बेहतर है कि जहाँ पे ये बात रिकग्नाइज की जा रही है कि यहाँ जुल्म हो रहा है। देर से इंसाफ मिलेगा, मगर मैं समझती हूँ कि ये दुनिया के जो लोग हैं, आम पब्लिक है, उसमें भी तो एक तरह का ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। पहले तो अफसोसनाक तो इसका एक एंगल ये था कि पिछले 70 साल से फ़लस्तीनियों के साथ के ऊपर जुल्म हो रहा था और दुनिया ने इसको रियलाइज नहीं किया था। लेकिन अब आप देखिए इनकी जद्दोजहद का एक जो ब्राइट एंगल है, जिसके ऊपर मैंने शुरू की थी बात कि ये लहू जो है जाया नहीं जाएगा। ये कम से कम अब दुनिया की अरबों की जो आबादी है वो ये रियलाइज कर रही है ना कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं समझती हूँ कि यही तो इनका वो मदावा हो जाएगा। हो सकता है बाकी लेटर स्टेजेस में हमें अभी फौरी इसका कोई हल नजर ना आए और कोई हमें ना लगे कि ये फतह हुई है इनकी या कामयाबी हुई, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली देख रही हूँ कि वो लोग जो जालिम को सपोर्ट कर रहे थे वो एक तरफ होते चले जा रहे हैं और दुनिया ये जान रही है कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। ये सही। और अब इस सूरत में हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। न्यूयॉर्क पे कभी अगर उनकी हिस्ट्री में देखा जाए इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हमने लंदन में देखा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर भी हुआ है। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी आप देखिए कि एक ब्रांड ने किस तरीके से एक सिर्फ पिक्चर लगाई थी और वो पिक्चर भी बहुत ही वाहियात किस्म की पिक्चर थी जो अपनी कैंपेन चला रहे थे कि इट वाज जस्ट अ कॉफिन, कि जिस तरीके से वो एक मॉडल के कंधों पे और जो कपड़ा बांधा भी हुआ था वो मुसलमानों के कफन की तरह बांधा हुआ था। और उसके बाद आप उसका बैकलैश देख लें कि पूरी दुनिया जो है अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। जी यही मैं बात आपको कह रही हूँ कि देखें और इसके साथ साथ सिर्फ यानी ये एक तरह से वेस्ट है ना, वेस्टर्न माशरा है ना जो ये समझ रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ एक ज्यादती हो रही है। फिर
मुझे इसका एक और एंगल भी ये नजर आता है कि हो सकता ये जो दुनिया के इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और वो यही है अल्लाह करे कि जी ये तब्दीली थोड़ी जल्दी आ जाए, इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि अभी भी अगर आप गाजा में रिहैब का भी काम करना शुरू करें, सालों लग जाएंगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शो के आखिर में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े अवामी मसले के हवाले से। हर कोई अच्छा खूबसूरत देखना चाहता है और हर एक की कोशिश होती है कि उसका रंग जो है ना वो पहले की निस्बत थोड़ा सा और गोरा हो जाए। वो कहते हैं ना कि गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। अभी भी हम उसी गोरे रंग के पीछे भाग रहे हैं। हर बंदा 100 जतन भी करता है कि किसी तरीके से उसका रंग अच्छा हो जाए। कभी वो क्रीमों का इस्तेमाल करता है, तो कभी वो रंग गोरा करने के इंजेक्शन लगवाता है। लेकिन वो इंजेक्शन कौन लगा रहा है, वो सर्टिफाइड है या नहीं, लोगों को इससे कोई लेना देना ही नहीं होता। फिर नीम हकीम ख़तरा जान बन जाते हैं। और इसीलिए पंजाब हुकूमत ने जाली और गैर मुस्तनद अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी क्रीम्स, इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं और अद्वियात पर पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पहले अफजल लोधी साहब जो कि बहुत ही मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अफजल लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइए, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि जी पाकिस्तान में रहने वाले लोग, खैर बड़े सगीर के जो लोग हैं, उनको गोरा होने का शौक़ है और इस गोरा होने के शौक़ में हम बहुत बड़ी गलतियां भी कर जाती हैं, बड़े गलत लोगों के पास भी चले जाते हैं। तो फिर क्या रिपरकशंस उनको फेस करने पड़ते हैं? जी आजकल ऐसे हो रहा है और यहाँ बहुत पुराना शौक है कि रंग फेयर हो, रंग गोरा हो और हर कोई इसमें आगे से आगे दौड़ने की कोशिश करता है। और उस वजह से यहाँ बहुत सारे इस तरह की क्रीम्स कुछ जगहों पे इधर उधर बनना शुरू गई, जिनमें मर्क्यूरी और कॉर्टिसोन्स वगैरह डाल दिए, जिनसे बहुत ही मुज़िर असरात हुए चेहरे पे, काफ़ी लोग परेशान हुए। तो इनिशियली तो इस तरह की क्रीम से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत फ़ायदा होता है और एक से दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ से फैलती जाती है कि तुम भी ये लगाओ, जिसमें स्टीरॉयड, कॉर्टिसोन, मर्क्यूरी ये सब होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें बहुत मुज़िर होती हैं, बहुत ख़राब होती हैं, बहुत डैमेजिंग इफेक्ट करती हैं। और इस सिलसिले में हमने भी पहले सिंध गवर्नमेंट में एक करवाया था, बिल पास करवाया था लास्ट असेंबली में कि इस तरह की क्रीम्स वगैरह को बैन किया जाए और जहाँ से ये बन रही हैं, जो कर रही हैं, और ये परमिशन सिर्फ ऑथेंटिक या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ उनके पास रहें। तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि इस तरह के इंजेक्शंस लगाएं या इस तरह की क्रीम्स दें जिनके मुज़िर असरात हों। ये जो फैलता गया तो इस तरह का जो नॉन प्रोफेशनल लोगों ने इसमें आ गए और ये चीज़ें शुरू कर दी, उससे बड़ा ख़राब हुआ है और बड़े। अच्छा, और असली साहब मुझे बताइएगा, पहले नहीं मुझे याद पड़ता, मैं पहले लोगों की स्किन पे इतनी छाइयाँ देखती थी, अब मैं लोगों के चेहरों पे, ख़वातीन क्या बंदों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ देखती हूँ। तो क्या उसकी बड़ी वजह ये कि वो जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाते हैं और वो कोई भी छोटी मोटी कंपनी आ जाए उसकी रंग गोरा करने वाली क्रीमें वो लगा लेते हैं, मतलब वक्ती तौर पे तो ठीक है फाका होता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पैचेस पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें बहुत देखा गया है। पहले आज से 15-20 साल पहले, मुझे तकरीबन 30 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो ये चीज़ें बहुत कम देखने में आती थी। लेकिन जब से ये फार्मूला क्रीम या रंग गोरा करने वाली क्रीम से इस्तेमाल में आई है तो बहुत छाइयाँ भी बहुत बढ़ गई हैं, एक्नी भी बहुत बढ़ गई है, डैमेजिंग स्किन के साथ बहुत लोग आते हैं, डैमेज्ड स्किन के साथ। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। और इन क्रीम्स को, क्योंकि वो क्रीम्स का कोई वो नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, उसने उसको दे दिया, उसने अपने दोस्त को दे दिया, उसने फ्रेंड को दे दिया, तुम भी लगाओ, मैं तो बड़ी गोरी हो गई। ये जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये इन पे भी तो जरा बात करें। ये जो जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स बने थे, उन्होंने भी अपनी क्रीम रखी होती है, बेचती भी बहुत महंगी, और उनको पता नहीं होता होगा शायद कि किसने कहाँ से बना के दिया क्या है। तो उन्हीं में सारी जो फार्मूला क्रीम जिन्हें हम कहते हैं होममेड, उसमें ये इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं कि एकदम रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बहुत ही ख़राब होती हैं। बड़ी पूरी दुनिया में बैन है, वो अलाउड नहीं है कि कॉर्टिसोन इतने स्ट्रॉन्ग आप फेस पे लगाएं। तो उन्हीं क्रीम से ये सारा डैमेजिंग इफेक्ट हो रहे हैं। सही, ठीक है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि हम यहाँ भी बिल भी पास कराया कि ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन अब थोड़ा उसमें वक्त लगेगा इम्प्लीमेंटेशन होने में। पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे बात किया था सिंध के बाद,
लेकिन अच्छा बात है बस, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अच्छा जी, आपने जैसे बात की कि पंजाब हुकूमत खैर सिंध की बात की, लेकिन हमारे साथ जमाल नासिर साहब मौजूद है जो कि वजीर पंजाब प्राइमरी हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जमाल साहब मुझे बताएं कि जो सबसे पहले आप लोगों ने इकदाम उठाया है, इस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे, और अभी तक आप लोगों ने क्रैकडाउन अपना जो है वो शुरू भी कर दिया है? जी, क्रैकडाउन जो है हमने अभी इसलिए नहीं शुरू किया कि हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से क्रैकडाउन शुरू होगा, क्योंकि मैं पूरा वर्क करके काम करने वाला आदमी हूँ, ऐसे नहीं हूँ। क्योंकि ये जो मेरे दिमाग में आया था, ये भी वो टीवी पे देख के मैंने देखा कि वो या यूट्यूब पे देखा कि बड़े बड़े ब्यूटी पार्लरों पे नॉन क्वालिफाइड खवातीन या बंदे जो हैं वो टीके लगा रहे हैं। और जैसे अभी जो इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये गोरा करने के चक्कर में, क्योंकि हर खातून चाहे वो कितनी भी गोरी क्यों ना हो ना, उसको भी कहा जाए कि तेरा रंग गोरा हो जाएगा, तो वो ये जरूर टीका। जमाल साहब, बंदे भी, आप खवातीन की बात कर रहे हैं, बंदे भी पीछे नहीं होते। काम था। सबसे बड़ी जो ज्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि ये जो टीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ है, खास तौर के ऊपर जिल्द के, स्किन की जिल्द में, चेहरे के, और ये आईवी भी लगाते हैं, और इसको कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो अपने हैं। तो ये जो था, ये जो आपने इंजेक्शंस की बात सही की जमाल साहब, लेकिन ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अगर अफसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये ग्लूटाथायोन के ये इंजेक्शंस होते हैं जो कि पहले ज़माने में बात करें तो जब रिसर्च से बनाए गए थे तो वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए थे, तो उसके अगर ग्लूटाथायोन ही लगाया जाता तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, पर ये मैटर करता है कि लगा कौन रहा है। अफसल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। इसमें बहुत जरूरी है कि लगा कौन रहा है, इसमें सारे देखना होता है कि इंजेक्शन किसको लग सकता है, किसको नहीं लग सकता है। तो ये ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन में और भी इस तरह की चीजें कुछ डाल दी जाती हैं, मिक्स कर दी जाती हैं ड्रिप में, जो ठीक नहीं होती हैं, ताकि उसका रिजल्ट एनहांस हो। तो ये सिर्फ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को और जो इस फील्ड से मुताल्लिक हैं मेडिकल प्रोफेशनल, सिर्फ उनको परमिशन होनी चाहिए। जबरदस्त। तो जमाल साहब, वैसे क्या आप लोगों ने सजा रखी है कि अगर कोई ऐसा शख्स मिलता है जो कि ऐसे गैर मियारी इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कि किसी की जान भी ले सकता है, तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, कितना फाइन होगा उसको? अब वो खवातीन की अक्सर चेहरे बहुत ख़राब मिलेंगे, उसकी वजह यही होती है। तो हम इसको भी रेगुलराइज करेंगे, और प्लस जो एक और चीज़ पे भी हम साथ करेंगे ब्यूटी पार्लर पे, वो थी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग, क्योंकि ये लोग भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेपेटाइटिस फैलाने में खाली पार्लर बड़ा किरदार है इनका। ये भी ये लोग बहुत, तो उसको भी हमने काफ़ी देखना है। इसमें से ब्यूटी पार्लर से हजाम की दुकानें भी आ जाती हैं, ये तमाम तर जो है इन सबको मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की ज़रूरत है और एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जमाल साहब मौजूद थे, अफसल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद। और देखें भाई, रंग आपका जैसा भी हो, रंग बस आपका निखरा हुआ हो, निखरे हुए रंग का गोरे रंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, दिल बस अच्छा होना चाहिए तो स्किन पे आ ही जाता है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, बात रही, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।